3, 2, 1, go! नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश अक्षर में। और आज हम क्लास 11th का ये चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर 15, उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर में। और उसके बाद हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हम आगे बता देंगे कौन सा रहेगा। लेकिन अभी चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की ओर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ओ माय गॉड, चलिए हम पिछले लेक्चर में जहाँ तक थे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने पिछले लेक्चर में करवा दिए थे कुछ, अब उसमें से बचे हुए थे, वहाँ से देख रहे हैं। साइटोकाइनेंस से हम शुरुआत करते हैं। साइटोकाइनेंस कहाँ से करते हैं? साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनिन अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन पर डालता है। कहाँ डालता है ये अपना विशेष प्रभाव? कोशिका द्रव्य विभाजन पर ये अपना विशेष प्रभाव डालता है। और इसके काइटिनिन या एडेनिन का रूपांतरण रूप एक प्यूरिन के रूप में ऑटोक्लेवेटेड हेरिंग के शुक्राणुओं से खोजा गया था। काइनेटिन पौधों को प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। जो काइनेटिन होता है ये पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। साइटोकाइनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का का आष्टी व नारियल का दूध, जो मक्का का आष्टी था या फिर था नारियल का दूध, क्या कहें, नारियल का दूध, जिसे हम जियाटिन से अलग करते हैं। किसको? साइटोकाइनिन को हम उसके नारियल के दूध से अलग करते हैं, जियाटिन से उसको अलग करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या आएगा? जियाटिन की खोज के बाद अनेक प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनिन्स तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक जो साइटोकाइनिन होता है उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। जहां पर तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है वहां पर ये कोशिका जो साइटोकाइनिन है वो संश्लेषित होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, जो मूल का नीचे वाला शिखाग्र होता है वहां पर साइटोकाइनिन संश्लेषित होता है। नीचे वाला जो होता है, मूल का जो पतला वाला सिरा होता है वहीं पर होता है साइटोकाइनिन संश्लेषित। और विकासशील प्रारोह, विकासशील प्रारोह के ऊपरी सिरे पर यानी कलिकाओं पर साइटोकाइनिन होता है। कहाँ होता है? कलिकाओं पर साइटोकाइनिन होता है। और तरुण फल पर, कहाँ होता है? और होता है वो तरुण फल, उसका तरुण फल होता है, वहां पर भी साइटोकाइनिन संश्लेषित होता है, साइटोकाइनिन। तो यह नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्रारोहे वृद्धि तथा अपस्थानिक प्रारोहे संरचनाओं में मदद करता है। और जो साइटोकाइनिन हैगा शिखाग्र या प्रधानताओं से छुटकारा दिलाता है। वे पोषकों के संचरण को बढ़ा देती हैं जिससे पत्तियों में जरावस्था को देरी में मदद लगती है। ये सब किसके कार्य होते हैं? ये सब कार्य होते हैं साइटोकाइनिन्स के, ठीक है। ये सब किसके कार्य होते हैं? साइटोकाइनिन्स के कार्य होते हैं। ये सब कार्य होते हैं साइटोकाइनिन्स के। अब आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा? एथिलीन। किस पे बात करते हैं? अब एथिलीन पर बात करते हैं। तो एथिलीन क्या है? एथिलीन को देखते हैं। जो एथिलीन है वो एक प्रकार का पीजीआर ये होता है। एथिलीन, इसको देखेंगे। एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर होता है। ये कैसा होता है? पीजीआर तो होता है लेकिन ये गैसीय पीजीआर होता है। एथिलीन होता है गैसीय पीजीआर। यह जरा अवस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित किया जाता है। जो जरा अवस्था में फल पहुंच जाते हैं या ऊतक पहुंच जाते हैं, जब वो पकने की स्थिति में होती हैं तब उनके द्वारा ये संश्लेषित किया जाता है।
कौन किया जाता है? एथिलीन संश्लेषित उनके द्वारा किया जाता है। आप इसको क्लियर कर दें, ठीक है। कब संश्लेषित किया जाता है? ये संश्लेषित जब किया जाता है जब फल पकने वाले होते हैं या फिर पौधा वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, जरा अवस्था में पहुंच जाता है, तब एथिलीन को संश्लेषित करता है। आप इसको याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ या क्षैतिज वृद्धि, जो अनुप्रस्थ वृद्धि होती है या क्षैतिज वृद्धि होती है, बेसिक वृद्धि जो उसकी होती है अक्षों के फुलाव या फिर द्विबीजपत्री नवोदित अंकुश जो संरचनाओं को प्रभावित करते हैं। एथिलीन जरा अवस्था एवं विगलन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। यानी क्या करती है? जरा अवस्था को या विगलन अवस्था को ये बढ़ा देती है एथिलीन। यानी इसके द्वारा विलगन होने लगता है और जो जरा अवस्था है यानी वो आ जाती है, पत्तियां टूटने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, वो एथिलीन के कारण होती हैं, ठीक है। इसको याद रखें। यह फलों को पकने में बहु प्रभावी होता है, ये फलों को पकने में बहुत मदद करता है, फलों को पकने में ये बहुत प्रभावित होता है, मतलब फलों को पकाने के काम आता है, वो एथिलीन होता है। फलों को पकाने के दौरान यह श्वसन की गति की वृद्धि करता है, ये श्वसन की गति की वृद्धि भी करता है, ठीक है। श्वसन वृद्धि की गति को इसको बढ़त को क्लाइमेटिक्स श्वसन कहते हैं। इसके द्वारा जो उसकी बढ़त होती है उसे क्लाइमेटिक्स श्वसन कहते हैं। आप इसको याद रखें, इसमें क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक्स श्वसन कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं। क्लाइमेटिक्स श्वसन के बाद आगे चलेंगे तो देखते हैं कि एथिलीन जो एथिलीन है, एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसूति को तोड़ता है। जो एथिलीन होता है वो बीज तथा कलिका प्रसूति को तोड़ता भी है। यानी इसको बीज पे छिड़क दिया जाए तो उसकी कलिका या बीज प्रसूति को तोड़कर ये अंकुरित हो जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। एथिलीन इसके में जल्दी कार्य करता है। मूंगफली के जो बीज के अंकुरण को शुरू करती है, ये बीज के अंकुरण को मूंगफली में ये बीज के अंकुरण को भी शुरू करती है ना। और आलू के कंदों को अंकुरित करती है, आलू में कंद होते हैं उनको भी ये अंकुरित करती है। और एथिलीन गहरे पानी में धान को वर्णीकृत या दीर्घकरण प्रोत्साहित करती है। अब इसे एथिलीन को यदि धान के खेतों में छींचा जाए तो उनको ये बढ़ा देती है। धान के खेतों को क्या करती है? धान खेतों को ये धान को बढ़ा देती है, धान के खेतों में धान को ये बढ़ा देती है। यह पत्तियों तथा प्रारोह के ऊपरी भाग में पानी के से ऊपर रखने में मदद करती है। और इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों को प्रोत्साहित करती है। यानी जो मूल की वृद्धि होती है उसको बढ़ा देती है और मूल के जो रोम होते हैं हमने जो क्लास इसी के चैप्टर 6 में पढ़े थे, मूल रोम क्या होते हैं, उन मूल रोम जो थे उनमें ये वृद्धि को कर देती है, ठीक है। अतः पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। पौधों को ये क्या करती है? अधिक से अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करती है ये पौधों के लिए, ठीक है। उनको वो अधिक अवशोषण कर सके पानी को, वैसा क्षेत्र ये उत्पन्न करती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो क्या आएगा कि एथिलीन जो है वो अनानास के को फूलने तथा फल समकालिताओं में सहायता करती है। एथिलीन, इसको याद रखें, एथिलीन क्या करती है? एथिलीन जो होती है वो ये काम करती है। ये कैसे हो रहा है? ये काम करती है एथिलीन। एथिलीन अनानास के जो फूलने तथा फल समकालिताओं में सहायता करती है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने को भी प्रेरित करती है। एथिलीन आम में भी इसको डाल दिया जाता है, जब वो आम में मोहर आता है या उस पर पुष्पित होता है तब इसको छिड़का जाता है उसके ऊपर, ठीक है। अब आगे जो हैगा कि जो एथिलीन है, एथिलीन अनेक कार्य की प्रक्रियाओं को नियमित करती है। जो अनेक कार्यकीय प्रक्रियाएं होती हैं उनको प्रेरित करती है एथिलीन, ठीक है। अतः यह जो है वो कृषि के सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली पीजीआर होती है। ये कृषि में सर्वाधिक तरीके से प्रभावित होने वाली या फिर उसमें प्रयोग होने वाली पीजीआर होती है। ये जो है कृषि में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली पीजीआर होती है, वो होती है एथिलीन। इसको कृषि में अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अधिक इस्तेमाल किया जाता है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल, सर्वाधिक जो व्यापक तौर पर जो इस्तेमाल होने वाला एथीफॉन होता है या एथीफॉन होता है
जलीय घोल होता है जो आसानी से अवशोषित तथा पौधों के अंतर्गत संचारित हो जाता है तथा धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथीफॉन टमाटर व सेब के फलों को पकाने के काम भी आता है, इसको भी याद रखें। तथा यह फूल तथा फलों के विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी तथा अखरोट में विरलन या खीरे में मादा पुष्पों को मादा पुष्पों क्या करता है, ये बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। ये फसल की पैदावार में भी वृद्धि लाता है। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, एथिलीन हो गया। जो फसल की पैदावार में वृद्धि ला रहा है वो होता है एथिलीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो सबसे पहले अब देखते हैं कि एब्सिक एसिड आ जाता है। अब एथिलीन जैसे ही खत्म होता है तो क्या आता है, एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड में क्या आएगा वो देखिए आप सबसे पहले। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एब्सिक एसिड जो होता है ABA होता है कि खोज विलगन एवं प्रसुप्ति को नियमित करने के लिए उसकी भूमिका के लिए की हुई थी। यानी कि जो विलगन होता था उसकी विलगन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले इसकी खोज ही उसी कार्य के लिए हुई थी। ठीक है, लेकिन अन्य दूसरे जो एवं प्रसुप्ति को, ठीक है, पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता था। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता था। यानी जो वृद्धि निरोधक होता है या वृद्धि नियंत्रक पीजीआर होता है वो एब्सिक एसिड होता है। आप इसको याद रखें, जो वृद्धि नियंत्रित पीजीआर होता है वो एब्सिक एसिड ही होता है। वो एब्सिक एसिड ही होता है। कौन सा होता है, वो एब्सिक एसिड ही होता है। ठीक है, वो एब्सिक एसिड होता है। अब एब्सिक एसिड वो होता है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है AVA, बीजों के अंकुरण का निरोध करता है। जो एब्सिक एसिड होता है वह बीजों के अंकुरण का भी निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। यानी पौधों को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वो तनाव को सहन कर सकें, तनाव को सहन कर सकें। ठीक है, तथा पौधों में विभिन्न प्रकार के तनावों को सहन की क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसे तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। ABA बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा ABA के जल का शुष्कन तथा वृद्धि को भी प्रतिकूल प्रभाव या बचाव डालता है। बहुत सारी परिस्थितियों में ABA GSA के लिए एक विरोधक के रूप में भूमिका निभाता है। जैसे कि हमने कहा ये पादप वृद्धि नियामक हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसे संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों में वृद्धि या विभेदन परिवर्धन के लिए यह कई अन्य पीजीआर कुछ ना भूमिका निभाते हैं। यह भूमिकाएं संपूरक या फिर विरोधक हो सकती हैं। ये उनके विरोध में कार्य करता है, मतलब जो वृद्धि कर रहे हैं तो उनके विरोध में भी कार्य करता है, लेकिन कुछ पौधों में ये वृद्धि भी करता है, ये इसका अपवाद होता है। ये भूमिका व्यक्तिगत या निजी या फिर योगवाही हो सकती हैं। इसी तरह से पौधों के जीवन में कई घटनाएं होती हैं जहां एक से ज्यादा पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर बीज कली या फिर प्रसुप्ति, विलगन, जरावस्था, शिखर प्रसुप्ति, इन सभी को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। आपको ये आगे देखेंगे कि पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण या कहें कि जीनोमिक नियंत्रक एवं बाह्य कार्य के साथ यह पौधों में वृद्धि का परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम एवं प्रकाश पौधों में वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है बसंतीकरण या पुष्पन जिसे बोलते हैं, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों की गति आदि। हम लोग संक्षेप में इन सभी को अभी के अभी कर लेते हैं। शुरू करते हैं दीप्तकलिता। दीप्तकलिता से शुरू करते हैं कि दीप्तकलिता होती क्या है। ठीक है, दीप्तकलिता को देखते हैं। सबसे पहले किसको देखते हैं हम, दीप्तकलिता। दीप्तकलिता ऐसा देखा गया है कि कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित या प्रवृत्त करने में प्रकाश की नियमित कालिता की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश का एक नियमित होना आवश्यक होता है।
ठीक है, एक नियमित होना, एक नियम से होना प्रकाश का आवश्यक होता है। ऐसे पौधों में प्रकाश की जो नियतकालिकता यानी नियत यानी एक निश्चित होना आवश्यक होता है। नियत की अवधि के माप कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप पर कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से भी ज़्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, जबकि दूसरे पौधों में प्रकाश की अवधि जो है संकट क्रांति से कम चाहिए। ऐसे किसी दोनों तरह के पौधों में पुष्पन की शुरुआत हो सके। प्रथम तरह के पुष्प में मतलब जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, जिन पौधों को जो है प्रकाश की कम आवश्यकता हुई वो हुए अल्प प्रदीप्ति। कौन से पौधे हुए? अल्प प्रदीप्ति पौधे हुए जिनको प्रकाश की कम आवश्यकता है, वे कम समय के प्रकाश में ही पुष्पन कर सकते हैं। और कुछ पौधों को पुष्पन की एक दीर्घ परास की आवश्यकता होती है, वे बहुत सारे प्रकाश में पुष्पन कर पाती हैं। मतलब वो 12 घंटे का प्रकाश उन्हें मिले तब ऐसे कुछ पौधे होते हैं, उन्हें 12 घंटे का मिले या 8 घंटे का प्रकाश मिले तब ही वह पुष्पन कर पाते हैं, अन्यथा वह पुष्पन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पौधों के लिए हम दीर्घ प्रदीप्ति पौधे कहते हैं। मतलब जिनके लिए कम पुष्प की प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन करने के लिए, वो तो अल्प प्रदीप्ति पौधे हो गए। अब इनके लिए जो पौधों के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है वो कौन से हो गए? दीर्घ प्रदीप्तीय पौधे हो गए, जिनको अधिक से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश की जो अवधि है, प्रकाश की जो अवधि है वो एक एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध ही नहीं होता। ना वो प्रकाश की अवधि का कोई संबंध रखते हैं और ना ही उनके पुष्पन में प्रकाश की जो अवधि होती है उसका कोई संबंध नहीं होता। तब उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं तटस्थ प्रदीप्त पौधे। क्या बोलते हैं उसे हम? तटस्थ प्रदीप्त पौधे। वो वहां दिख रहा है, तटस्थ प्रदीप्त पौधे बोलते हैं उसे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके लिए प्रकाश की ना तो पुष्पन के लिए आवश्यकता है, ना उसकी कोई उसमें संबंध है, लेकिन वो उससे संबंधित उनके पौधे को चाहिए, तो उससे वो मिलते जुलते हैं, यानी उसके वो आसपास के हैं प्रकाश के, तो उन्हें तटस्थ कहेंगे, तटस्थ प्रदीप्ति पौधे कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तटस्थ प्रदीप्ति पौधे उनको कहेंगे। यह भी ज्ञातव्य है कि सिर्फ प्रकाश की अवधि ही नहीं बल्कि अंधकार की अवधि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कुछ पौधों के लिए अंधकार भी बहुत आवश्यक होता है, तो अंधकार की जो अवधि है वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पौधों के पुष्पन के लिए। ठीक है, तो बल्कि उसकी संक्षिप्त अवधि पर भी निर्भर करता है। इस घटना को हम दीप्तकालिता कहते हैं, यानी उसकी प्रकाश और अंधकार की जो आवश्यकता होती है उन सारी घटनाओं को मिलाकर ही हम दीप्तकालिता कहते हैं। यानी उसको कितने प्रकाश की आवश्यकता है, कितने अंधकार की आवश्यकता है, उन सारी घटनाओं को हम मिलाकर ही कह सकते हैं कि ये दीप्तकालिता है। ये पूरी घटना जो पूरा चक्र होता है प्रकाश एवं अंधकार की आवश्यकता का, उसी को हम दीप्तकालिता कहते हैं। यह भी बहुत कमजोर बात है कि तने की शीर्ष कलिका पुष्पन के पहले पुष्पन शीर्ष कलिकाओं में बदल जाती हैं, परंतु वे तने की शीर्ष कलिका खुद से किसी प्रकाश काल को नहीं महसूस कर पाती। प्रकाश व अंधकार जो होता है वो प्रकाश जो व अंधकार जो होता है वो काल का अनुभव पत्तियां करती हैं। परिकल्पना यह है कि हार्मोनल तत्व जिसे फ्लोरीजन कहते हैं पुष्पन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पुष्पन के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? फ्लोरीजन पदार्थ होते हैं। फ्लोरीजन पदार्थ होते हैं, फ्लोरीजन पदार्थ होते हैं पत्तियों से तना कलिकाओं में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती हैं जब प्रकाश की आवश्यकता प्रेरित दीप्तकाली में अनावृत हो। तो इस आधार पर होते हैं पुष्पन। यहाँ पुष्पन हो रहा है, ये पुष्पन है, ये दीर्घ प्रदीप्ति पौधे हैं। इनको प्रकाश की आप देख सकते हैं, इनके लिए जो है प्रकाश की अधिक अवधि की आवश्यकता होती है। ये अधिक प्रकाश में हो रहे हैं पुष्पन। ये कम प्रकाश यहाँ था तो यहाँ पुष्पन नहीं हुआ, अधिक प्रकाश में इनका क्या हुआ? इनका पुष्पन हुआ। अधिक जितना प्रकाश मिलता गया उतना इनका पुष्पन होता गया। और ये आते हैं अल्प प्रदीप्ति, ये छोटे से प्रकाश में, जैसे दिख रहा है धुंधले से प्रकाश में भी ये पुष्पन, इसमें पुष्पन ज्यादा प्रकाश में तो इसमें पुष्पन नहीं हुआ, लेकिन कम
जो क्रांतिक दीप्तकाल था उसमें इनमें पुष्पन हो गया। अब जो आते हैं दिवस निरपेक्षी पादप, इनको कुछ दिन का प्रकाश आवश्यक तो होता है और कुछ दिन का इनको प्रकाश की जरूरत नहीं होती, उन्हें तटस्थ भी कहते हैं। तो ये वह होते हैं इनको कुछ दिन तो प्रकाश चाहिए, लेकिन पुष्पन के लिए इसमें पुष्पन की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। वो होते हैं कायिक तटस्थ प्रदीप्ति। ये उनका डायग्राम है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम बसंतीकरण क्या होता है। कुछ पौधों को पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम ताप की अनावृत होने पर निर्भर करती है, यानी कम ताप की उसको आवश्यकता होती है, इसे ही हम वसंतीकरण कहते हैं। यह अकालीन प्रजनन परिवर्धन वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक पौधे परिपक्व नहीं हो जाएं। वसंतीकरण कम ताप काल में पुष्पन के प्रोत्साहन को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन वाले पौधे गेहूं, जौ तथा राई की किस्में होती हैं। जाड़े तथा बसंत की किस्में साधारणतः बसंत में बोई जाती हैं, जो बढ़ते मौसम की समाप्ति के पहले फूलती एवं फलती हैं। जाड़े की जो किस्में यदि बसंत में बोई जाती हैं तो वह मौसम के पहले ना तो पुष्पित होती हैं और ना ही फलती हैं, इसलिए यह जो शरद काल में बोई जाती हैं यह अंकुरण होते हैं, जो नवोद्भिदों के रूप में जाड़े में बिताती हैं, फिर ये बसंत में फूलती हैं एवं फलती हैं तथा मध्य ग्रीष्म के दौरान काट ली जाती हैं। यानी उसको एक जो तटस्थ दीप्तकाली पौधे थे वही बसंतीकरण को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि उनको एक नियमित समय में प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंधकार की आवश्यकता होती है और शरद की आवश्यकता होती है और गर्मी की आवश्यकता होती है, वो ही बसंतीकरण प्रदर्शित करते हैं। तो बसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधे भी पाए जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे एक साकृति फली पौधे होते हैं जो साधारणतः दूसरे मौसम या ऋतु में फूलते हैं व मरते हैं। एक ऋतु में बोए जाते हैं और दूसरी ऋतु में काटे जाते हैं या फिर वो मरते हैं, वही पौधे होते हैं बसंतीकरण के प्रदर्शित करते हैं वही पौधे। तो द्विवर्षीय पौधे एक हो गया, अब चुकंदर हो गया, पत्ता गोभी, गाजर, कुछ द्विवर्षीय पौधे होती हैं। एक द्विवर्षीय पौधे में कम ताप क्रम की अनावृत दिए जाने पर पादपों में बाद में दीप्तकालिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है, यानी उनको जब प्रकाश मिलता है पहले तो वो नहीं करते हैं पुष्पन, लेकिन जब उनको प्रकाश, एक ऋतु में वह पुष्पन नहीं करते हैं, जब दूसरी ऋतु लगती है उनमें प्रकाश की आपूर्ति पूरी हो जाती है तब वह पुष्पन करते हैं। मतलब दो ऋतुओं को साथ में लेकर चलते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं बसंतीकरणी प्रदर्शित करते हैं वो पौधे। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर था वो हो चुका है पूर्णतः कल क्लियर। तो अब हम आ चुके हैं किस पर आ चुके हैं, इकाई 5 मानव शरीर विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी पर हम आ चुके हैं, इकाई 5 पर आ चुके हैं। तो अब हम कल से जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है इकाई 5 मानव फिजियोलॉजी पर। मानव फिजियोलॉजी जो या ह्यूमन फिजियोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, नीट के लिए भी होता है और आगे के लिए भी होता है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। इसको हम कल से कल से तो नहीं करेंगे, कल संडे है तो कल तो हमारा एक जो लाइव वाला वर्कशॉप रहता है वो रहेगा, तो कल नहीं ये मंडे से ये शुरुआत होगी इसकी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी उसमें आएगा। और उसी दिन से क्लास 12th वालों के लिए आप उनसे कह दें, क्लास जो 12th वाले हैं उनका जो चैप्टर 7 है जो विकास, उसका प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 11th के लिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, इसको आप जरूर देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आइए शुरुआत, आज हम इस चैप्टर को क्लोज करते हुए एक और जो है कल का वाला जो हमारा वर्कशॉप रहने वाला है उसमें आप हमारी वो लिंक जनरेट हो चुकी है, आप उसको अधिक से अधिक लोगों तक
इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वर्कशॉप हमारा रहता है संडे वाला, जो संडे के दिन होता है सुबह 7 बजे से। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम अब विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।